क्या लाइव सेशन शुरू हो गया है? अब साथियों, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? ये लाइव सेशन शुरू हो गया है। क्या ये लाइव सेशन शुरू हो गया है? अच्छा, ओके, थैंक यू। सबसे पहले पटना यूनिवर्सिटी आईएसएफ के तमाम साथियों को शुक्रिया कि उन्होंने इस बातचीत के क्रम में मुझे जोड़ने का काम किया है, और साथ ही बिहार एआईएसएफ और इस फेसबुक लाइव के द्वारा जितने भी लोग जुड़ रहे हैं इस फेसबुक लाइव से, उन सभी को मेरा सलाम, क्रांतिकारी लाल सलाम। और उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे इस महामारी के दौर में स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी आवाज़ और अपने अपने हौसले से बुलंद होंगे। साथियों, मुझे आज बेहद अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि मैं पटना यूनिवर्सिटी के इस फेसबुक पेज के माध्यम से आप लोगों के बीच जुड़ पाई हूँ, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी से एक बहुत ही पुराना और प्यारा अनुभव जुड़ा हुआ है। मैं पटना यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट भी रही हूँ। मैंने मगध महिला से ग्रेजुएशन किया और मास्टर डिग्री किया दरभंगा हाउस से। और एआईएसएफ के तमाम जो स्ट्रगल रहे हैं, और 28 साल बाद जब पटना यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हुआ तो पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के का एक भरोसा मिला वोट के रूप में, और मैं 2012 और 13 में पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की जनरल सेक्रेटरी बन के आई। और मुझे इस चीज़ के लिए, ये चीज़ मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, बहुत कुछ समझने का मौका मिला। एक जो सोशलाइजेशन हुआ, एक पॉलिटिकल या सोशल, वो अपने आप में एक बेहद ही मेरे लिए मिसाल के तौर पे मैं उसको याद रखती हूँ, और मुझे हमेशा लगता है कि ज़िंदगी भर वो मेरे लिए एक यादगार रखने वाली चीज़ें हैं। और साथ ही उन तमाम एआईएसएफ के साथियों को भी मेरा सलाम, जो लगातार तमाम मुद्दों पर एआईएसएफ लड़ता रहता है। वहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी का जो भी मुद्दा हो, चाहे वो मगध महिला का हो, विमेंस कॉलेज का हो, लॉ कॉलेज का हो, आर्ट कॉलेज का हो, हर कॉलेज, हर कैंपस की आवाज़, हर कॉलेज के जो हॉस्टल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो डिस्टेंस एजुकेशन है, उससे जो कोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट, उन सभी के साथ वो उनके मुद्दों को लेकर के लड़ते रहते हैं। और तमाम जो एक यूनियन का इलेक्शन हुआ, उसमें भी एआईएसएफ का एक स्ट्रगल रहा, उनका एक लंबा लड़ाई रहा था कि पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन हो, और जिसमें एआईएसएफ के इतनी स्ट्रगल हिस्ट्री के बाद ये इलेक्शन हुआ। और साथ ही जीएस केस का भी स्थापना का एक डिमांड रहा एआईएसएफ का, जो कि हम पटना यूनिवर्सिटी में जब हम लोग का यूनियन बन के आया था तो हम लोगों ने उसको भी इस्टेब्लिश करने का काम किया था। उस समय शंभुनाथ सिंह हमारे वाइस चांसलर हुआ करते थे। तो इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और पटना यूनिवर्सिटी के तमाम यादें ताज़ा हो रही हैं। साथियों, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है कि लैंगिक पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता से संघर्ष। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले एक पूर्वाग्रह यहाँ पे वो भी क्लियर करना चाहती हूँ कि जब भी जेंडर और वीमेन को लेकर के एक बात होती है तो ज़्यादातर जो हमारे मेल साथी और मेल फ्रेंड्स होते हैं या मेल होते हैं, वो अपने आप को डिसोसिएट
नहीं, मतलब अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि ये महिलाओं के बारे में बात हो रही है, और ज़्यादातर फेमिनिज़्म और नारीवाद को लोग टाइम पास के तौर पे लेते हैं। उनको लगता है कि ये उनका दिमाग ख़राब हो गया है या इस तरह से उसको लेते हैं। लेकिन मैं उनको ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जब भी हम नारीवाद और जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम समानता की बात कर रहे होते हैं, हम इस बात की बात कर रहे होते हैं या इस बात में बिलीव रखते हैं कि सोसाइटी को खूबसूरत, बेहतरीन बनाने के लिए, साइंटिफिक बनाने के लिए मेल हो या फीमेल हो, दोनों को इक्वली ट्रीट करने की ज़रूरत है। दोनों को एक साथ, एक तरीके से, एक नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो एक गैप बनाया गया है जेंडर का रोल अलग अलग तरीके से, जो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी को जिस तरीके से डिवाइड किया गया है, उस डिवीज़न को ख़त्म करने की ये स्ट्रगल है। और इस आइडियोलॉजी के जो इस आइडियोलॉजी में स्त्री और पुरुष भी साथ हो सकते हैं और इसके अगेंस्ट भी स्त्री और पुरुष हो सकते हैं। इसीलिए हमें इस बात को समझने की बेहद ज़रूरी है कि जब भी हम नारीवाद या फेमिनिज़म की बात करें तो ये हम एक आइडियोलॉजी की बात करते हैं, और उस आइडियोलॉजी के कोई भी हमारा साथी हो सकते हैं। वो स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। साथियों, आज हम जब हम लैंगिक पूर्वाग्रह या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप की बात करते हैं, तो अगर बड़ी बड़ी बातों को ना देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो बोल चाल की जो भाषा है, जो हमारे रूटीन जो वर्क है, जो हम डेली करते हैं, उसमें भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखने को मिलेगा जिससे लगता है कि ये एक जेंडर बायसनेस से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। जैसे कि अगर मैं कहावतों को एक उदाहरण के रूप में यहाँ पे रखूँ कि किस तरीके से हमारे समाज में कहावतों को अगर गढ़ा गया है, उसको भी अगर देखा जाए कि जैसे लोग कहते हैं कि औरतों के पेट में बात नहीं पचता है, या फिर औरतें जो हैं वो औरतों की दुश्मन होती हैं, या फिर मनुस्मृति में भी कहा गया है कि शूद्र गवार ढोल पसुनारी ये तो हैं तारन के अधिकारी। तो और इस तरीके से औरत को ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत देने से उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। बेटा आँख होता है और बेटी नाक होती है, और क्या था, औरत को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं, इसको भी अगर आप समझें कि क्यों ये डिवीज़न क्रिएट किया गया है महिलाओं के बीच में, महिलाओं के साथ उनको एक साथ ना करने की एक साजिश है। जिस तरीके से आप हमेशा हम देखते हैं कि लोग कहते हैं औरत की दुश्मन औरत ही होती है। अब ये बातें, इस बात को इतने बार बोला जाता है हमारे समाज में, और इस तरह की जो कहावतें और व्याख्या जो गढ़ी गई है, इसके पीछे का जब हम जो थोड़ा स्टडी करें और उसके इंटेंशन को, उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें, तो हमें ये लगता है कि लोगों ने जो एक व्याख्या गढ़ा रखा है, जिसके फ्रेम में ही वो रख देना चाहते हैं, और कभी भी इस चीज़ को तार्किकता के साथ देखने या समझने की ज़रूरत नहीं समझते हैं कि ये जो कहावतें हैं, ये जो बनाई गई हैं, उसके पीछे क्या पूर्वाग्रह रही होंगी, क्या उनकी मानसिकता रही है। लोग इसको बिना समझे उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, और ये जनरेशन टू जनरेशन लोग एक दूसरे को देते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हम ऐसे व्याख्याओं को ये सोसाइटी इसलिए गढ़ा है कि वो इतना तार्किकता से दिमाग पे दबाव डाल करके सोचने के बजाय 1 मिनट में अपनी सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाता है, ये कहते हुए कि लड़कियों को समझ में नहीं आ सकता या उनके पास दिमाग नहीं होता है। क्योंकि असल में वो अपने आप के अंदर या समाज की जो असमानताएं हैं उसको देखने में वो असमर्थ हैं, या फिर वो देखना ही नहीं चाहते हैं, या बहुत सारे लोग तो इस प्रिविलेज को बहुत मज़े से जीना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ठीक है, मैं मर्द हूँ तो ठीक है, मुझे मिला ही ये प्रिविलेज। वो अपने इस जो कंफर्ट जोन है उनका, उस कंफर्ट जोन से वो बाहर आने की कोशिश भी नहीं करते, वो उनका सिर्फ और सिर्फ प्रिविलेज के रूप में उसको लेते हैं। तो ये जो एक कहावतें हैं जो हम देखते हैं कि हमारे साथ आए दिन लोग कहते रहते हैं, इसको भी समझने की ज़रूरत है कि क्यों गढ़ी गई हैं। क्यों लोग कहते हैं कि गरीब जो है वो अपने कर्म से गरीब होता है। अक्सर लोग कहते हैं गरीब तो कर्म से गरीब होता है, औरत तो बस
दुख और दुख झेलने के लिए होता है। औरत को सब झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है। ये सारी जो व्याख्याएं हैं वो समाज का जो पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर है जो सेट किया गया है उसको हूबहू प्रोटेक्ट करने के लिए, या उस पर कोई सवाल न खड़ा करे या उस पर कोई दिमाग लगा करके उसके तार्किकता तक न पहुँचे, उससे पहले उस व्याख्या को गढ़ दिया गया ताकि लोग उसी को समझते रहें, उसके अंदर जाने की कोशिश ना करें। क्योंकि जब आप अंदर तक जाएंगे और चीज़ों को समझेंगे तो उसके समाधान की तरफ आप बढ़ते हैं। और ये सोसाइटी चाहती है कि पैट्रियार्कल जो स्ट्रक्चर है उसका प्रोटेक्शन करे लोग और उस पर कोई सवाल न खड़ा करें। ये जो आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से गुवाहाटी हाई कोर्ट का जजमेंट आया हम लोगों के पास, हम लोगों ने देखा, सोशल मीडिया से आज हम सभी जुड़े हुए हैं कि किस तरीके से वो ये इस बात की वकालत कर रहे हैं कि अगर लड़की सिंदूर, शाखा और ये सब ना पहने तो वो शादी उनकी मान्यता शादी की नहीं होगी। ये अपने आप में कितना खतरनाक है। सोचिए कि जिस देश में इतना खूबसूरत संविधान हो जो समानता, न्याय और इच्छा से धर्म परिवर्तन, धर्म चुनने की बात करता हो, नास्तिक होने या धर्म में विश्वास करने ना करने को लेकर के बात करता हो, वैसे समय में मनुवाद जैसे जो आइडियाज हैं, जो आइडियोलॉजी रही है, उसका कहाँ जगह बन पाता है? क्यों आज भी हम इतना संवैधानिक हमारे पास होते हुए भी, संविधान होते हुए भी हम क्यों, हमारी सोसाइटी जो है वो मनुवादी विचारधारा के साथ क्यों खड़ा है? ये मनुवादी विचारधारा जो इस बात की वकालत किया करता है कि शूद्र, गवार, ढोल और पशुनारी ये सारे हैं तारन के अधिकारी। ये कितना कास्टिस्ट और कितना पैट्रियार्कल स्टेटमेंट है कि आप शूद्र और नारी को समझते हैं कि उसको पीट करके किसी भी तरीके से उसे कंट्रोल करके रखने की ज़रूरत है। और ये इतना ही नहीं, ये कहते हैं कि औरतों को हर एक परिस्थिति में जैसे बाल्यकाल में उसे अपने पिता के अधीन होना चाहिए, जब वो मैच्योर हो जाए तो फिर उसे पति के अधीन हो जाना चाहिए, शादी के बाद पति के अधीन, और जब वो जब औरत बूढ़ी हो जाए तो उसे अपने पुत्र के अधीन होना चाहिए। मतलब वो किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्र ना रहे। अगर ये है मनुवादी विचारधारा, और मुझे लगता है कि इस मनुवादी जो विचारधारा है इसने हमारे समाज को तोड़ने का जो काम किया है वो उसका उदाहरण हमारे सामने कई सारे उदाहरणों के रूप में हैं। और हमारे पास संविधान होते हुए भी जो मुझे लगता है कि किसी भी लड़की के लिए या किसी भी नागरिक के लिए इससे बेहतरीन किताब या इससे बेहतरीन बिलीव करने वाला चीज़ संविधान जिस देश में हो, उससे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं, बेहतर या अच्छा नहीं हो सकता है। वैसे में मनुवादी विचारधारा को आज भी लोग ढो रहे हैं और बहुत ही ग्लोरीफाई में उसको ढोने का काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके इसको ढोते रहे हैं। इस पे जो सवाल खड़ा करते हैं उनको हमेशा अलग किया जाता है। जैसे हमने देखा कि जब लड़कियों की बात होती, चाहे वो लड़कियों के एम्पावरमेंट की बात लड़का कर रहा हो या लड़की कर रहा हो, जब कोई भी आदमी महिलाओं के बारे में बात करता है या कुछ महिलाएं जो स्ट्रगल कर करके ऊपर उठ जाती हैं, उनको हमेशा डिसोसिएट किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखें कि जब हम छोटे थे तो कुछ महिलाएं थीं जिनके बारे में हम सोचते थे कि वो कितनी मजबूत हैं और कितनी अच्छी हैं और हमें उनके तरह सोचना समझना चाहिए और वो सही कहती हैं, तो हमेशा उसको सोसाइटी कहती है कि अरे वो तो मतलब भाई उन तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है। उसको हमेशा हम आइसोलेट कर देते हैं, उसको अलग खेमे में रख के देखना चाहते हैं कि नहीं देखो तुम वो बन गई हैं पर तुम नहीं बन सकते हो, क्योंकि उनको डर है। क्योंकि वो जब मुखर हो रही थी और वो भी जब अपनी आवाज़ उठा रही थी तो ये वही लोग थे जो उसका उस समय भी विरोध कर रहे थे। और आज जब हम बोलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो आज ये हमें कह रहे हैं कि वो बोल लिए, अलग बात है, सबसे नहीं हो सकता। तो इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। खास करके लड़कियों के संदर्भ में कहा जाए तो हम देखते हैं कि सोसाइटी ने और फैमिली स्ट्रक्चर में और इस पैट्रियार्की ने
केयर के नाम पे लड़कियों को कंट्रोल करने का काम किया है, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी के नाम पे घेराबंदी करने का काम किया है। कई इतने महिलाओं को घर से ना निकलने के पीछे वो हमेशा ये बात बोलते हैं कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारे प्रोटेक्शन का हमें टेंशन है, तुम्हारा हम केयर कर रहे हैं। तो ये हमें तय करना चाहिए या हमें इस पे बात करनी चाहिए अपने पार्टनर से या अपने परिवार से कि हमारे लिए आप ठीक है, आप हमारे लिए हमारे केयर करते हैं या हमारे प्रोटेक्शन के बारे में सोचते हैं, पर हमें भी सोचने दीजिए और हम पे भी एक भरोसा दिखाइए कि हम भी ये काम कर सकते हैं। पिछले जो हम लोग का लाइव था उसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन या फिर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखा। इस बार मैं कोशिश कर रही हूँ कि सोशल और पॉलिटिकल तरीके से चीज़ों को देखा जाए। और जब भी मैं सोशल कंस्ट्रक्शन या सोशल सोसाइटी में विमेन के बारे में बात करती हूँ तो मुझे रोज़ा लग्जमबर्ग की वो लाइन बहुत अच्छे से याद आती है और बहुत प्रेरणा के लिए भी मैं उसे याद रखना चाहती हूँ कि जिनके पैरों में हलचल नहीं होती उन्हें अपनी बेड़ियाँ महसूस नहीं होती। ये बात बिल्कुल सही है। जो आज से 23-24 साल तक हम सभी जो ऐसे बैकग्राउंड से इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में उसी फैमिली बैकग्राउंड और उसी सोसाइटी से कम ओबेस आते हैं जहाँ पे कुछ भी बहुत बुरा नहीं लग रहा होता है या फिर सब कुछ ठीक ही लग रहा होता है। और लड़कियों को शुरू से ही जो सोशलाइजेशन होता है, जिस पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि किस तरीके से उन्हें फेयरी टेल और राजकुमार की कहानियाँ और परियों की कहानी सुनाया जाता है और उनको किस तरीके से उनका जो सोशलाइजेशन होता है वो बहुत ही सामाजिक रूप में, एक घरेलू महिला के रूप में, सामाजिक घरेलू महिला के रूप में होता है। अच्छा, घरेलू से एक चीज़ याद आ गया कि हमने हमेशा एक चीज़, इस चीज़ को और आपको नोटिस करना हो और जो आपको, मुझे बहुत बुरा लगता है, आपको भी बहुत बुरा लगेगा, जब भी आप शादी वादी में किसी लड़की का बायोडाटा देखेंगे कि लड़के के पास गया है बायोडाटा शादी के लिए, तो उसमें वो लिखते हैं लास्ट में, जॉब जो भी लिखना है लास्ट में वो लिखेंगे कि लड़की घरेलू है। अब भाई सवाल ये उठता है कि लड़की घरेलू है, मतलब लड़की क्या जंगली भी हो सकती है क्या? मतलब आप ये सोचिए कि ये क्यों अलग से आपको एक खाना बनाना पड़ता है, लड़की घरेलू है। मतलब आप किस हद तक एक जेंडर को, एक फीमेल को कम करके आंकते हैं, किस हद तक आप उसको एक घर बंद करके रखना चाहते हैं, इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। और जब हम देखते हैं कि समाज में इतनी सारी असमानताएं हैं, इतने सारी दिक्कतें हैं, तो बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे मन में भी और हमसे भी कई सारे लोग पूछते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कि कैसे हम ये जो हमारे साथ असमानताएं हैं उसको कैसे दूर किया जाए। तो मुझे लगता है कि इसका एक ही सतर्क हुआ जाए, एक लंबी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि फेमिनिज़म या नारीवाद या जेंडर इक्वलिटी कोई किताब या कोई आर्टिकल नहीं है एक कि जिसको एक बार पढ़ लिया जाए या समझ लिया जाए तो वो हो जाता है लड़ाई। ये एक जर्नी है और ये लंबी जर्नी है, क्योंकि ये लड़ाई और ये पूर्वाग्रह जो है एक लंबे दौर से चलते आ रही है। आप अगर पेट्रियार्की को मैं अगर थोड़ा और समझने, अगर हम देखें कि पेट्रियार्की कैसे सोसाइटी में काम कर रही है और क्यों ये पेट्रियार्की, ये मनुवादी सोच इस संवैधानिक देश में भी इतना फल फूल रहा है, तो आप उदाहरण के तौर पे देखिए कि जब किसी लड़की का आजकल, वैसे तो रेप बहुत ही मामूली चीज़ हो गया है, रेप और गैंग रेप हम लोग डेली ही सुनते हैं, आए दिन ये न्यूज़ आते रहता है। तो अगर मैं 2-3 यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में इसको यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे कि अगर किसी लड़की का अगर रेप हो रहा है, किसी लड़की का रेप करना एक पेट्रियार्कल, एक निहायत ही दरिंदगी और शर्मनाक काम है, जो एक कुंठा से भरा हुआ आदमी ही ये काम करता है। ये उसका पेट्रियार्कल थिंकिंग है। पर आपको अगर आप समझ रहे होंगे, आपने देखा होगा, और मैं आपको बता भी दूं कि जितने भी रेपिस्ट हैं या जितने भी एसिड अटैकर हैं या फिर जितने भी दहेज प्रथा में
मारी गई लड़कियों के पति हैं बचे हुए, उनके बारे में मैंने जब पढ़ा और मुझे जब पता चला कि उन लोगों की जो शादियां हैं तुरंत विदिन 1 ईयर उनकी दूसरी शादी, या जैसे ही अगर उनको जेल हो गया, अगर वो बेल पे भी आए हुए हैं तो उनकी शादियां हो जाती हैं। तो मुझे ये लगा कि ये कौन से लोग हैं जो मतलब किस आइडियोलॉजी के लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि लड़के ने हमारे रेप किया है या एसिड अटैक किसी पे कर दिया है या किसी को दहेज के कारण जला दिया गया है, बावजूद इसके उसने अपनी बेटी को वहाँ उसके साथ जोड़ने का या शादी करने का काम किया होगा। तो मुझे समझ में आया कि वो इंसान तो पुरुषवादी और पेट्रियार्कल था ही जिसने ये कदम उठाया, लेकिन उसके इस आइडियोलॉजी को हमारा समाज उसकी दूसरी शादी करा करके उसकी जो इस पेट्रियार्कल थिंकिंग है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और सोसाइटी इस बात का तर्क देते हुए ये काम करती है कि लड़कों से गलतियाँ हो जाती हैं। मैं कुछ दिन पहले एक, आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक बहुत सोशल मीडिया पे भी आया था कि एक था कि अ राइट वुमेन कैन चेंज अ डेविल, मतलब एक सही लड़की एक शैतान को बदल सकती है। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट ही रहा होगा उन लोग माँ बाप उन फैमिलियों के अंदर जो इतना जल्दी अपने लड़कियों की शादी को जोड़ पाते हैं उस लड़के से जिसने एसिड अटैक किया हो किसी के साथ, या रेप, या फिर उसके दहेज के कारण मार दिया गया हो। दूसरा, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें कि पेट्रियार्की किस तरीके से सोसाइटी को और कमज़ोर बनाने का काम कर रही है, तो हम देखते हैं कि सोसाइटी में जब भी लोग लव मैरिज को लेकर के आगे बढ़ते हैं, ख़ास करके अगर हम हरियाणा या राजस्थान के को उदाहरण के रूप में सामने रखें ताकि वो बहुत ही स्पष्ट है, वहाँ पे लोग प्रेम विवाह या फिर प्रेम के कारण ऑनर किलिंग, खाप पंचायत होते रहता है और लोग वहाँ पे इसको शान और शौकत और अपनी मर्यादाओं से जोड़ करके, परंपराओं से जोड़ करके देखते हैं। लेकिन आपको ये बात पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो महिलाओं की खरीद फरोख्ती का काम है जो वो हरियाणा और राजस्थान में भी है, क्योंकि वहाँ पे भ्रूण हत्या भी बहुत ज़्यादा होता है और हालात ये हो गई हैं कि वहाँ लड़कियाँ नहीं हैं शादी करने के लिए और वो लोग यूपी, बिहार, बंगाल और तमाम जगहों से लड़कियों को ख़रीद के लाते हैं और उसके शादी करते हैं, उसका यौन शोषण करते हैं। कई घरों में तो ऐसा हालात है कि एक घर में 5-5 लोग, पैसे अगर उनके पास कम है तो एक ही औरत खरीद के लाते हैं और 5-5 लोग उसके साथ यौन हिंसा करते हैं। तो यहाँ पे तो फिर उनको मर्यादा या फिर जाति या फिर उनको धर्म इन सब का परवाह नहीं है। तो ये किस तरीके से कितना डिप्लोमेटिकली ये सोसाइटी पेट्रियार्की को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही हैं कि पूरा का पूरा इनका जो आइडिया है वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रियार्की को प्रोटेक्ट करने का ही है और इसको इंसानियत से या सोसाइटी से या समाज के किसी और चीज़ों से इनका कोई लेना देना नहीं है। और हम ये हमेशा देखते आए हैं कि आप सोचिए कि जिस राज्य में औरतों की खरीद फरोख्ती की जाए, उसका यौन हिंसा हो रहा हो, जिसको कम उम्र की और लड़कियों को ख़रीदा जा रहा हो, वहाँ पे प्रेम जो कि स्वेच्छा से किया जाता है, जो कि डेमोक्रेटिक है। और प्रेम का शायद इसलिए हम देखते हैं कि लोग विरोध करते हैं हमेशा क्योंकि अगर आप लव मैरिज जैसे आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं या आपको लगता है तो आप देखेंगे कि इसके पीछे पूरा सोसाइटी खड़ा हो जाता है। उनको लगता है कि अरे ये तो कास्टलेस, ये तो पूरा कास्ट तोड़ने का बात हो गया, क्लास तोड़ने की बात हो गई, पूरे स्ट्रक्चर को खारिज करने जैसा बात हो गया। तो वो सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक इसके एक और एग्जाम्पल है हम लोग देख सकते हैं कि जब हम देखते हैं कि घरों में आजकल तो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया है और घरों में जब डोमेस्टिक वायलेंस होता है हमारे आसपास अगल बगल, हमें से बहुत सारे लोगों को पता होता है। हम 2-4-10 लोग होंगे जो जा कर के टोकें या समझाएं, पर मैक्सिमम लोगों को ये बात पता होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उस घर में महिलाएं हर 2-3 दिन बाद पीटी जाती हैं। पर कोई भी लोग जो हैं वहाँ इकट्ठा होकर के नहीं जाते समझाने कि भाई तुम मारपीट मत करो, महिलाओं के साथ हाथापाई मत करो। वो नहीं करते हैं।
क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका ये पर्सनल मैटर है, और ये पर्सनल मैटर के पीछे अगर मैं समझ पाती हूँ साइकोलॉजी को, तो मुझे लगता है कि उन्हें लगता है किस दिन अगर हम भी हाथापाई पे उतारू हो जाएं या कभी मुझे भी गुस्सा आ जाएगा तो फिर वो लोग भी इकट्ठा हो जाएंगे, तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हम तुम्हारे मामले में नहीं आएंगे, तुम मेरे मामले में मत आना। पर जब वही महिलाएं, उसी घर की कोई एक औरत राइट टू प्रॉपर्टी के तहत उसी अपनी फैमिली में जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, अपने अधिकारों के मांग के लिए, ज़मीन का जो उसका अपना अधिकार है उसके मांग के लिए पहुंच जाए, तो पूरा गांव छोड़िए अगल बगल का जो गांव है वो भी इकट्ठा हो जाएंगे और सब मिल के समझाएंगे कि ये गलत है। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर एक लड़की ने गांव की, मोहल्ला की या समाज की ये मांगना शुरू कर दिया तो देखा देखी मेरे घर की भी महिलाएं मांगना शुरू कर देंगी, तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि लड़कियां तो दिल की टुकड़ा हैं। लड़कियों को हमेशा पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम मेरे दिल के टुकड़ा हो, कलेजा हो, फलाना हो, ढिमका हो। पर भाई तुम दिल के टुकड़े को ज़मीन का टुकड़ा क्यों नहीं दे पाते हो? दिक्कत कहाँ है यहाँ पे? आप अपने दिल के टुकड़े को मजबूत और सबल क्यों नहीं बना पाते हैं? क्यों नहीं आप उसे डिसीजन लेने की कैपेसिटी के लायक पहुंचा पाते हैं? क्यों आप अपने दिल के टुकड़े को हमेशा कमज़ोर और सेकेंड सिटीजन के रूप में देखना पसंद करना चाहते हैं? मैं तो अगर किसी को दिल का टुकड़ा कहूँ तो मैं तो चाहूँगी कि वो हर तरीके से सबल हो और जो उसका अधिकार है वो तो उसे मिले ही। फिर यहाँ पे सोसाइटी क्यों एक साथ इकट्ठा हो जा रही है और क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? जब उसी घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था कल, तो सारे लोग घर में बैठे थे कि ये उनका डोमेस्टिक मसला है, वो उनका अपना मामला है। लेकिन जब वही उसी घर की एक लड़की राइट टू प्रॉपर्टी का डिमांड कर दी तो पूरा समाज, गांव और गांव छोड़ो बगल का गांव भी जमा हो गया भाई। तो ये क्या है? ये है पेट्रियार्की, कि किस तरीके से इस पेट्रियार्की को एक आदमी, एक मर्द इस पेट्रियार्कल प्रिविलेज को इस्तेमाल करता है, एक औरत को दबाने का काम करता है, और उस दबाने के प्रक्रिया में ये सोसाइटी किस तरीके से एक साथ उठ के खड़ा हो जाता है और पूरे स्ट्रक्चर को बचाने की जद्दोजहद में लग जाता है। उसे लगता है कि अगर 1 2 3 करके अगर ऐसे घटनाएं घटी, लड़कियां मुखर हो गई, तो उनको वो स्ट्रक्चर, उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये है उनका डर। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने सुना और आज मैं इस चीज़ को महसूस भी करती हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं गांव घर में और शहरों में भी, गांव घर को तो झूठ मूठ ब्लेम किया जाता है, वहाँ तो बहुत सारे अभाव हैं, शहर में भी तो वही स्थिति है महिलाओं को लेकर के। तो देखते हैं कि लोग कहते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। आपको पता है दिमाग ख़राब क्यों हो जाता है? ऐसा क्यों कहते हैं लोग कि दिमाग ख़राब हो जाता है? दिमाग ख़राब हो जाता है और वो हो जाना चाहिए। वो जो आपने फेयरी टेल और राजकुमार की कहानियाँ बताई थी ना बचपन में, उसे टूट जाना चाहिए। हम समझ चुके हैं कि राजकुमार कोई नहीं आएगा, हम खुद अपना राजकुमार खुद हैं और हमें मजबूत बनना है, हमें कोई और मजबूत बनाने नहीं आएगा। ना तो उधार की कोई राजनीति होती है, ना उधार की कोई समानता की बात की जा सकती है। ये सारा एक स्ट्रगल है और वो स्ट्रगल के रास्ते पे ही चल करके मिलेगा, जब भी मिलेगा। तो ये बकवास बंद कर दीजिए आप कि आप हमारे फलाना हैं और ढिमका हैं और हम आपके लिए ये करेंगे और वो करेंगे। आप समानता में अगर बिलीव करते हैं, आपको लगता है कि आप वाकई इस समाज को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो आप मनुवाद के जो खोल हैं उससे बाहर निकलिए और सिर्फ आप एक संवैधानिक नागरिक बनिए। आपको और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमें जो संविधान दिया है बस उतना ही तक हमें दे दीजिए, हम खुश हैं। ये जो आपने सोशल और जो एक बाइनरी क्रिएट कर रखा है ना, लड़कों का, लड़कियों का, महिलाओं का और पुरुषों का, उसका जो रोल डिवीज़न कर रखा है ना, इसको बंद करिए आप। अच्छा, एक चीज़ और इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि अक्सर हमने ये देखा है कि जब भी लड़की, ऐसा नहीं है कि कई सारी ऐसी घटनाएं हैं, कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, मेरी भी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे जेंट्स हैं, मर्द हैं जो पुरुष रहे हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके इस आइडियोलॉजी को समझने में, समझाने में, बातचीत में, डिबेट डिस्कशन को आगे ले जाने में सहयोग किया है।
और बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी रही हैं जो पीछे करने का काम किया है। मुझे आज भी याद है कि जब हम पटना यूनिवर्सिटी में आर्ट कॉलेज के मुद्दे को लेकर के AISF हम लोगों का 12 दिन के भूख हड़ताल पे था, और शंभुनाथ सिंह के साथ जब हाथापाई हो गई, हल्का सा मतलब उन्होंने नाटक शुरू कर दिया था, क्योंकि वो तो तभी IMC के स्टूडेंट थे, उनको पता था। 12 साल से भूखा आदमी जब उनसे बात करने की कोशिश किया कि हाँ आप रुकिए 2 मिनट हमसे बात कर लीजिए, उतना में ही वो पूरा हल्ला करने लगे कि लोगों ने हम पे मारने का काम किया, हमारे साथ बदतमीजी की। जबकि हम मानते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस में काम करता है और चीज़ों को जानता है कि किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपने चीज़ों को मनवाना है। और ऐसे में जब मैं GD वहाँ हॉस्टल में रहती थी, हमने देखा कि जब अटेम्प्ट टू मर्डर का केस आया तमाम साथियों का, AISF के तमाम साथियों पे था, उसमें मेरा भी एक नाम था। तो वहाँ के जो हॉस्टल्स में जो लड़कियाँ थी, वहाँ जब मैं गई तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आई हूँ और मेरे हाथ में पूरा हथियार है। लोग इस तरीके से चीज़ों को देख रहे थे। लोगों ने ये तक भी कहा कि लड़की के शायद पिता नहीं है, इसीलिए ये सब काम कर पाती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें जो स्पेस बनाने की काम है, उसमें मैं एक लड़कियों को अगर ये बात कहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो ये करैक्टर सर्टिफिकेट का जो आप चिंता करते हैं कि करैक्टर सर्टिफिकेट हमें चाहिए, इस चीज़ को आपको भूलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत पुरानी हथियार है इस पुरुषवादी समाज का कि जब भी कोई लड़की महिला मुखर होने लगे, अपनी बात कहने लगे, सवाल करने लगे, तो वो उनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो एक मानसिक जो कुंठा है उनके अंदर चरित्र को लेकर के, उस पर वो बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको डट के इस बात का मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर इस बात का मुकाबला खुद नहीं करेंगे या आप इस चीज़ का जवाब खुद नहीं देंगे तो, और अगर आप पीछे हटते हैं तो आप उनके ही मकसद में कामयाब होते हैं। और इस चीज़ के लिए मैं अपने संगठन के भी काफ़ी लोगों को, मुझे याद है कि ये जो एक डिबेट है इसको लेकर के हमारे AISF के साथियों ने भी बहुत सारे कार्यक्रम करवाए थे उस समय। और क्या अभी भी हमारे स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में एक वीमेन सेल करके हम लोग का वीमेन गर्ल्स कन्वेंशन कराया गया, और गर्ल्स का एक ग्रुप है जिसमें इस तरह की बातचीत हमेशा की जाती रही है। और अगर मैं पटना यूनिवर्सिटी की बात करूं इसको, तो हमने ये देखा है कि पटना यूनिवर्सिटी का जो इलेक्शन है, ख़ास करके उसमें जो महिलाओं का जो योगदान है और उसको कैसे सोसाइटी ने, और मुझे तो प्रशासन और वहाँ के जो शिक्षक हैं उनसे भी मेरा एक सवाल है, और उनसे भी थोड़ा सा डिफरेंसेज हैं कि उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम में या एजुकेशन का जो पार्ट है उसमें कभी भी महिलाओं को लेकर के वो खुल के बहुत 1-2% लोगों को छोड़ करके लोग बात नहीं करते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि ये गुंडागर्दी चल रहा है यहाँ पे। जब भी आपको इलेक्शन को लेकर के उनके मन में बहुत सारी पूर्वाग्रह हैं जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। उन्हें ये समझना पड़ेगा कि इलेक्शन पटना यूनिवर्सिटी का या किसी भी यूनिवर्सिटी का जब भी होता है तो ये एक वही मौका होता है जब आप उन लोगों को चुन सकते हैं जो समानता पसंद लोग हों, जो आपकी बात को समझ सके, जो आपकी जो साथ आपके साथ जो भेदभाव हो रहा है उसके साथ खड़ा हो सके। और अगर आप उस समय भी चूक जाते हैं, अगर आप उस समय भी ये तय करने में किसी भी कारण से पीछे हटते हैं तो फिर आपको बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए किसी भी कैंपस को बचाने के लिए या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए इस इलेक्शन प्रोसेस में जाने की ज़रूरत है। हाँ, तो पटना यूनिवर्सिटी का जो एक था उसमें मैं मगध महिला और विमेंस कॉलेज की अगर बात करूँ तो हमने ये देखा कि मेरे टाइम में भी और अभी भी वहाँ पे इलेक्शन टाइम में एक जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कि इस एरिया में ही आप इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं और आप इस एरिया में ही इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा मुझे चिड़ियाघर जैसा लगता है कि अरे भाई क्यों आप इतना बचा रहे हैं, क्या मतलब कोई लड़की क्या भाग जाएगी क्या?
आप किस बात से डरते हैं? या कोई लड़का उठा के ले जाएगा ज़बरदस्ती? ये अगर आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में अगर आप इन सब धारणाओं को नहीं तोड़ पाएंगे, आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में इस डिबेट डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनने देंगे लड़कियों को, तो फिर वो कहाँ बनेंगी? उनकी शुरुआत कैसे होंगी? आपकी फैमिली और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे लड़कियाँ को एक अच्छे तरीके से सोशलाइज किया जा सकता है, उनको आगे किया जा सकता है, उनकी हिस्सेदारी बढ़ाई जा सकती है। ऐसे में आप उसको पीछे या रोकने या फिर घेराबंदी करने का काम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल नाजायज़ है, वो गैर है। और किसी भी तरीके से किसी भी जो भी आप तर्क दे रहे हैं वो सब बेसलेस है। सुरक्षा के नाम पे उसको घेरना बंद करिए आप। विमेंस कॉलेज की तो हालात ये हैं कि वहाँ आज भी मोबाइल अलाउड नहीं है। और मेरी बात हो रही थी भाग्या से, उसने मुझे बताया कि आज भी वहाँ पे लोग फेसबुक पे जब उनका क्लासेस चलते रहता है या रूटीनली जब वो कॉलेज जाती हैं उस समय में वो फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकती। अगर बाई चांस चुरा करके मोबाइल ले गई तो, और अगर कर भी ली तो इंस्टाग्राम पे नहीं डाल सकती, क्योंकि कैबिनेट को पता चल जाएगा कि आप मोबाइल लेके आए थे। भाई साहब, ये क्या है? ये कौन सा जेंडर इक्वलिटी आप पढ़ा रहे हैं? ये किस तरह की मतलब आप कौन सा पॉलिटिकल साइंस का किताब आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को? कल के जो आपके नागरिक होंगे उनको, कल को जो आपके वोटर होंगे उनको, कल को जो आपके टीचर होंगे उनको क्या दे रहे हैं आप? क्या दे रहे हैं? जनरेशन टू जनरेशन आप क्या दे रहे हैं? आपको और हमको और सभी को इस खोल से निकलना पड़ेगा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ये तय करनी पड़ेगी। इसे बचा नहीं जा सकता प्रोटेक्शन और तमाम चीज़ों के अनाप शनाप तर्क के आधार पे। हमने ये भी देखा कि कॉलेजेस में जो मगध महिला के कॉलेजेस हैं या कैंपस में जो कॉलेजेस हैं, उस कॉलेज में ये भी पाबंदियाँ होती हैं कि आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज नहीं जा सकते, एक हॉस्टल से, एक ही कैंपस के एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में नहीं जा सकते। बाहर तो छोड़ दीजिए, बाहर तो सप्ताह में एक बार जा सकते हैं और 3rd ईयर के फ्रेंडशिप कोचिंग कर सकते हैं। मतलब आपको ये नहीं लगता कि किसी भी यूनिवर्सिटी को खूबसूरत बनाने के लिए, कैंपस को खूबसूरत बनाने के लिए मिलना जुलना, डिबेट डिस्कशन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? अगर लोग आपस में मिलेंगे नहीं, लड़कियों के संदर्भ में मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहती हूँ, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है और आप सबका इसमें व्यक्तिगत अनुभव होगा कि जब भी हम कोई मुद्दा या कोई डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे पार्टनर का हो, चाहे खुद का जो एक द्वंद्व है उसके साथ जब हम लड़ रहे होते हैं, तमाम वो चीज़ें जब झेल रहे होते हैं, तो हमें लगता है यार ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों। और हमें लगता है कि यार शायद किस्मत ही ख़राब है, अनाप शनाप तरह का चीज़ें, क्योंकि हमारे पास तर्क नहीं होता है, क्योंकि हमें रोका जाता है मिलने से, बातचीत करने से। स्टिग्मा है इसके पीछे कि आप अपनी बातें किसी से कहेंगे तो आपको जज करेंगे, आपको हाथ उड़ाएंगे, आपके पीठ पीछे आपकी बात करेंगे, और आप इसलिए अपनी समस्याओं को पब्लिक प्लेस पे या सार्वजनिक रूप से या एक समस्या के रूप में उसको नहीं लेते हैं, उसको पर्सनल तरीके से लिए रहते हैं। और हमने ये देखा कि जब भी हम कोई भी मुद्दे को व्यक्तिगत रूप से सिर्फ लेते रहते हैं, वो मुद्दा बनते जाता है और हम उसमें घुटते रहते हैं। पर जब आप यकीन करिए, जब आप अपने महिला फ्रेंड के साथ या जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो, आप जब शेयर करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये हर दूसरे तीसरे चौथे लोगों के साथ हो रहा है और ये कईयों के साथ हो रहा है अलग अलग तरीके से। और फिर आप समझ पाते हैं कि अच्छा, ये हमारे साथ पैट्रियार्कल प्रैक्टिसेज हो रही हैं, ये हमारे साथ एक आइडियोलॉजी बेस पे हमारे साथ ये व्यवहार किया जा रहा है, हमें कम करने की साजिश की जा रही है। और तब जब आप समझ पाते हैं कि जो आपकी दिक्कत थी वो एक समस्या है, वो एक सामूहिक और सामाजिक समस्या है, एक जेंडर की समस्या है, तब आप उस समस्या को लेकर के जागरूक हो सकते हैं, बात कर सकते हैं और उसके समाधान तक पहुंच सकते हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है किसी भी आदमी जो अभी आपको कंफर्टेबल लगे अपनी बातें कहें और जीवन को सहजता के तरीके से ले। अगर कोई चीज़ बुरा लग रहा है तो लग रहा है, और ये मेरे साथ ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, हर किसी के साथ हो सकता है, हर तीसरे चौथे के साथ हो सकता है, लेकिन इसको डायलॉग में जाकर के ही ख़त्म किया जा सकता है, इसको अपने तक रख के नहीं किया जा सकता ख़त्म।
इसलिए बेहद ज़रूरी है कि जब भी आपको डिस्क्रिमिनेशन फील हो, जब भी आपको लगे कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ, तो आपको इसके लिए बोलना पड़ेगा। और अगर मैं पॉलिटिकल अगर आप इस चीज़ को और अगर एक अगर सोशल कंस्ट्रक्शन के एक रूप को आप देखना चाहते हैं, जो बहुत ही मुझे बहुत अजीब लगा जान करके, मैं बात कर रही थी। और मैं जब भी ये अपनी बातें रखती हूँ तो ज़्यादातर मेरी बात उन महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के साथ खड़े होकर के होते, क्योंकि मैं एक रूरल बैकग्राउंड से आती हूँ और बहुत ही बिहार स्टेट से हूँ। तो मैं जब भी कोई चीज़ सोचती हूँ दिल्ली में रहते हुए या जेएनयू में रहते हुए, तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ जब थी तो क्या था, या हमारे जो साथी जो वहाँ हैं वो अगर होते तो क्या होता। तो मैं उस हिसाब से मैं अगर देखती हूँ, तो मैंने एक दिन देखा कि इतना डिस्क्रिमिनेशन, जब आपको एक उदाहरण के रूप में हमने देखा कि एक इंस्टीट्यूशन कितना बेहतर काम कर सकता है महिलाओं को लेकर के, उसके परसेप्शन को तोड़ने को लेकर के, और हमारी यूनिवर्सिटी में तो उसको और बनाए रखते हैं लोग, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। आप एक और चीज़ देखिए कि सोशल कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, आपने ध्यान दिया होगा कभी कि ये जो 18 साल की उम्र में एक लड़का और एक लड़की वयस्क हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, वो देश का प्रधानमंत्री चुनने के लायक है। एक 18 साल का लड़का या लड़की, वो कोई भी क्राइम करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, और वो कोई भी तरीके के नौकरी को अप्लाई करने के लिए, फौज में जाने के लिए, या एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में वो है। पर क्या वजह है कि एक लड़का 18 साल में नहीं 21 साल में मैच्योर होता है शादी करने के लिए, और लड़कियां 18 साल में? ये 3 साल का डिफरेंस क्यों है? इसका कोई बायोलॉजिकल रीज़न नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, सिवाय स्टीरियोटाइप, दकियानूसी चीज़ों के अलावा। इसके पीछे मानसिकता रही है। मैंने जितने भी आर्टिकल पढ़ा, इतने सारे पिटीशन डाले हुए हैं इस चीज़ को लेकर के, एक लंबा डिबेट और एक लंबा स्ट्रगल रहा है लोगों का कि ये जो डिफरेंसेज है शादी का, इसको एक बराबर करिए। अब आप ये देखिए, उसमें ये कहा जा रहा है कि लड़की जो है वो इमोशनली कमज़ोर होती हैं, इसीलिए लड़का अगर बड़ा होगा तो इमोशनल सपोर्ट कर पाएगा। लड़कियां जो हैं वो जल्दी उनका प्योरिटी एज जो है वो जल्दी आ जाता है, वो बच्चा पैदा करने लायक हो जाती हैं, 18 साल तक तो उनका हो जाना चाहिए। दूसरा कि उनको घर नहीं चलाना है, उनको घर ही तो चलाना है, काम वाम जॉब अब तो करना नहीं है। तो 3 साल का बड़ा रहेगा तो ठीक रहेगा, वो अपने पति अगर 3 साल बड़ा रहेगा तभी वो इज्जत दे पाएंगी जो पतियों को मिलता है। बराबर एक हम उम्र रहेंगी तो शायद वो इज्जत ना मिले जो हिंदू मैरिज एक्ट बोलता है मिलना चाहिए, पता नहीं। और फिर उनका कहना है कि कंट्रोल नहीं कर पाएंगे पुरुष लड़कियों को अगर वो बड़े नहीं होंगे तो। मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आपको ये तर्क कैसा लग रहा है सुन के? कोई भी आदमी जो समानता पसंद हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी आदमी अगर ये सुने कि ये चीज़ें धारणाएं हैं चीज़ों को लेकर के, 21 और 18 साल की उम्र जो तय की गई है, लड़कियों का 18 और लड़कों का 21, इसके पीछे ये मानसिकता है, तो आपको लगेगा कि क्या चल रहा है, ये क्या है, ये क्या सोसाइटी कर रहा है। और हमेशा हमने देखा कि जब भी सोशल कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्ट करने की बात आई तो महिलाओं को उससे अलग रखा गया। महिलाओं की जो बात थी, उसकी जो आवाज़ थी, वो आ ही नहीं पाई, और उनको जो भी अपने हिसाब से लगा, कॉन्स्टिट्यूशन रहते हुए भी मनुवादी थिंकिंग के हिसाब से उन्हें जो भी ठीक लगा उन्होंने रचा गढ़ा। नहीं तो कोई तर्क नहीं है, सब बेसलेस बुनियाद है कि 3 साल का जो ये उम्र मैरिज का जो फ़र्क है ये रखा जाए। आप दोनों को बराबर रखिए, या 18 करिए, 21 करिए, जो करिए, बराबर इक्वल क्यों नहीं कर रहे हैं आप? स्टेट तो कम से कम अपने करेक्टर वाइज क्लियर रहे जेंडर सेंसिटिविटी को लेकर के, उसमें क्यों दिक्कत हो रही है? हमने ये देखा कि इतने सालों से एक स्ट्रगल चल रहा है कि ये डिफरेंसेज ख़त्म हो, इतने पिटीशन डाले हुए हैं कि डिफरेंसेज कम हो, सरकार कहती है अब करेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे 33% रिजर्वेशन
हम मांग रहे हैं कि हमें 33% महिला आरक्षण चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम में, पार्लियामेंट में, और चल रहा है डिबेट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों डरते हैं इतने लोग? अगर आप समानता पसंद आदमी हैं तो आपको क्यों घबराहट होती है इतना ज़्यादा? किस बात का दिक्कत है? अगर और मुझे लगता है कि अगर जब तक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में महिलाएं शामिल नहीं होंगी, अपना योगदान नहीं देंगी, इस तरह का उजूल फिजूल बनते रहेंगे नियम कानून, और उसको तोड़ने बोलने के लिए महिलाएं ही नहीं होंगी वहाँ, तो इतनी कम होंगी कि उनकी बात ही नहीं सुनी जाएंगी। तो बेहद ज़रूरी है कि रिजर्वेशन जो अभी भी लटका हुआ है 33% हो, और लेकिन हाँ, उसमें 33% जो रिजर्वेशन का मांग है उसमें बेहद ज़रूरी है कि कास्ट रिजर्वेशन का भी उसमें बात हो, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि अगर हर कास्ट के जो महिलाएं हैं उनकी अपनी एक स्ट्रगल अलग अलग है, और उन सारे स्ट्रगल को अगर आप एक साथ एक जगह नहीं लाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर बहुत गैर बराबरी वाली बात हो जाएगी। और एक तबका जिसकी आवाज़ सुनने बहुत ज़रूरी है, हाँ, उसको लाना बहुत ज़रूरी है, और उसको समझना, उनकी बात को आगे लाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसमें 33% रिजर्वेशन में महिलाओं के रिजर्वेशन के साथ उसमें जातिगत रिजर्वेशन भी बेहद ज़रूरी है। और हाँ, अब कुछ लोग कहते हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर तो मिल गया महिलाओं। भैया एक चीज़ और मैं बताऊं, 2-3% महिलाओं को छोड़ करके बाकी जो ग्राम पंचायत स्तर पे महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, अभी पता है उनका चुनाव कैसे होता है? उनका चुनाव ये होता है कि भैया जी आते हैं घर मांगने, और लोग दूसरा भैया जिनके घर गए वो वाले भैया कहते हैं, भैया इस बार आप नहीं खड़े हुए क्या? भाभी को खड़ा कर दिए। तो बोले रे क्या करें, रिजर्वेशन आ गया था, हम तो खड़े हो नहीं सकते थे, भाभी को खड़े कर दिया, क्या करें, वही महिला कोटा कर दिया है, बड़ा दिक्कत है। अरे नहीं, ठीक किए, आप खड़े हो जाइए या कोई खड़ा हो जाए, आप वोट आप ही को जाएगा। तो कुल मिला करके यहाँ ये ध्यान दीजिए कि भैया न भाभी के लिए वोट मांगे, और न जो देने वाले भैया वोट है न वो भाभी को वोट देने वाले हैं। तो भैया को वोट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। भाभी का कोई रोल ही नहीं है, भाभी के बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा है, उस महिला के बारे में कोई जानना ही नहीं चाहता है कि कौन बस भैया ही पहचान है उसके। तो पति के ही रूप में वो पत्नी का पहचान हो गया, पत्नी को जानने समझने की जरूरत नहीं है, पत्नी तो बस नाम रिजर्वेशन के कारण आ गई हैं। बस 2-3% महिलाओं को छोड़ करके बाकी ये ग्राम पंचायत में जो रिजर्वेशन दिया गया है वो इसका यही हालत है। और ये सारी तमाम मुद्दों पर अगर हम बात करते हैं तो कई बार ये देखते हैं कि महिलाओं को लेकर के हर स्ट्रक्चर में स्ट्रगल करने की बेहद ज़रूरी है, और इसमें बोलने की, स्ट्रगल करने की बेहद ज़रूरी है। घर से लेकर के किसी भी पार्टी के अंदर हो या किसी पार्टी से बाहर हो, हर जगह महिलाओं को अगर महिलाएं राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से एक्टिव हैं, आंदोलनकारी हैं, बोलने वाली हैं, तो उनको तमाम कुरीतियों के साथ मर्द का जो एक कुंठा है, पुरुषवादी कुंठा, उसके साथ भी स्ट्रगल करना पड़ता है। और इन सब के कई बार लोग कहते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है। मैं भी बहुत बार सोचती हूँ कि इतना सारा असमानताएं कैसे दूर होंगी, क्या होगा, लेकिन इसका कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है, क्योंकि ये जिस तरीके से सोसाइटी ने साइकी में डेवलप करने का काम किया है, लोगों को साइकी डेवलप करने का काम कराया है, उसको तोड़ने के लिए लगातार डायलॉग की ज़रूरत है। और लगातार स्टेट को चाहिए कि कई सारे ग्रेजुएशन के बाद स्कॉलरशिप लाएं जो जेंडर सेंसिटिविटी को लेकर के काम करे, सर्वे कराए, उनको लेकर के जागरूक कर सके, अवेयरनेस प्रोग्राम चले, और कई सारे जेंडर स्टडीज़ के चैप्टर ऐड हों। अभी तो हमने देखा CBSE ने जो काटा है 30% जो कटौती किया है सिलेबस में, उसमें जेंडर भी काट दिया गया है, धर्म, जाति, धर्मनिरपेक्षता, मतलब जितने भी महत्वपूर्ण हम समझते हैं एक सभ्य नागरिक को होने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट सबसे पहले वो काट दिया गया है, क्योंकि सरकार को नागरिक नहीं चाहिए, भीड़ चाहिए, जो इनको मतलब भीड़ का ये जमावड़ा चाहते हैं।
तो मुझे लगता है कि इन तमाम मुद्दों पर जो सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको समझना बेहद ज़रूरी है, और इसको समझने के लिए खुद को भी सचेत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी इसी पैट्रियार्कल सोसाइटी के से हैं और हमारे अंदर भी बहुत सारे पैट्रियार्कल नोशन हो सकते हैं। लेकिन इन सब का एकमात्र एक ही सॉल्यूशन है कि हम सचेत रहें और बोलना शुरू करें लोगों को, आसपास, घरों में, जब भी असमानताएं हैं वहाँ पे बोले। लड़कियों के बारे में जब भी गॉसिप हो तो लड़कियों को ही इसका विरोध करना चाहिए कि खबरदार लड़कियों के बारे में गॉसिप नहीं करोगे मेरे सामने। ये चीज़ें आपको तय करनी पड़ेगी। आप हमेशा, मैंने देखा है कि लोग ये कहेंगे हम नहीं गॉसिप करते हैं, वो करता है, लेकिन गॉसिप का पार्ट तो आप बन रहे हैं। तो मलाई खाने के चक्कर में मत रहिए। विरोध करने का मतलब होता है विरोध, अब उसमें आप बचिए मत कि हम नहीं कर रहे थे, वो कर रहा था, बस हम तो सुन रहे थे। आपने विरोध क्यों नहीं किया? अगर आपको लगता है कि वो गलत कर रहा था तो आप विरोध करिए ना। तो आपको बोलना पड़ेगा और आपको विरोध दर्ज करना पड़ेगा। और लड़कियों के लिए पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लड़कियों से, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो जिनको ये मौका नहीं मिला, उनसे बातें होती हैं, वो बहुत परेशान रहती हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। उनको लगता है ये मेरा किस्मत है। ये उनका किस्मत नहीं है, ये उनका शोषण है जो ये समाज, सोसाइटी करती हैं। और जब महिलाओं के पास जाके ये बात करती हैं तो हर कोई इसी से पीड़ित है और उसको बचाने का काम करता है। और महिलाओं के बारे में एक और चीज़ है कि शादी ठीक है, लेकिन शादी ठीक मुझे वैसा ही लगता है कि एक पिंजरा से दूसरे पिंजरा में जाने के जैसा है। और ससुराल का क्या ही, ससुराल और मैरिज इंस्टीट्यूशन जिस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करता है महिलाओं को और दबाने का, उसमें हर तरीके से लोग, चाहे जहाँ उसका जन्म हो और जहाँ पे वो शादी करके जाती है, हर तरीके से उसका बातों को अनसुनी किया जाता है। एक माइग्रेंट जो लोग होते हैं उससे भी बदतर स्थिति है महिलाओं का। माइग्रेंट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम सभी समझते हैं कि जब भी हम, जैसे मेरा घर बेगूसराय है, अगर मैं वहाँ से दिल्ली गई हूँ तो मैं भी एक माइग्रेंट हूँ। हालांकि मिडिल क्लास अपने आप को माइग्रेंट नहीं समझता है, वो समझता है कि किराए का घर ले लिए हैं या फिर रह रहे हैं तो हम माइग्रेंट नहीं हैं। लेकिन हाँ, वो माइग्रेंट ही हैं, वो प्रवासी ही कहलाएंगे। मैं ज़िंदगी भर भी अगर दिल्ली में रह जाऊँ, कहीं और दूसरे देश में रह जाऊँ, दूसरे राज्य स्टेट में रह जाऊँ, तो लोग यही कहेंगे जब भी कभी मौका लगेगा तो मैं बिहार से हूँ, मैं बेगूसराय से हूँ, और ये मेरी आइडेंटिटी है। लेकिन जब एक महिला, इसी तरीके से जब एक महिला शादी करके अपने ससुराल जाती हैं तो उनको भी उसी तरीके से माइग्रेंट की तरह लोग बिहेव करते हैं। आउटसाइडर आइडेंटिटी की पूरी कमी होती है। उनको लगता है कि एक्सेप्टेंस कैसे बढ़ाया जाए, कैसे अपने आप को वहाँ पे सूटेबल बनाया जाए। तो ये हर किसी के साथ है और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, ताकि आप समझेंगे तभी तोड़ पाएंगे। और इनके साथ तो और त्रासदी ये है कि इनके पास ये भी इनको पता होता है कि दूसरा घर भी नहीं है। जैसे प्रवासियों को लगता है कि चलो आज के टाइम में हमने देखा लोग अपने घर तो लौट आए, ये तो घर भी लौटने के लायक लोग नहीं हैं इनके पास। तो ये सारी चीज़ें हैं और इनको समझने की ज़रूरत है। और इसको समझे बिना इक्वलिटी और जस्टिस और जेंडर जस्टिस, सोशल जस्टिस, ये तमाम तरह का जो जस्टिस है वो मुमकिन नहीं है। हालांकि इसको ले ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इस सबको समझदारी के साथ, सेंसिटिविटी के साथ, एकता के साथ तोड़ने की ज़रूरत है। और लड़कियों को खूब पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि वो पढ़ेंगी तभी समझ पाएंगी खुद को सबसे पहले, और समझा पाएंगी दूसरे को कि मैं क्या हूँ। क्योंकि उनको तब वो दूसरे को बता पाएंगे कि मैं ये हूँ, मुझे ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ नहीं पसंद है, और तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हो। तो ये जो अच्छा बुरा का खेमा से बाहर निकल करके उनके पास एक तर्क होगा, एक डायलॉग होगा, उनके पास एक रीज़न होगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। और बाकी मुझे लगता है कि मेरी बात हो गई है पूरी। और हाँ, हम हमेशा इस बात को याद रखें कि पढ़ने के लिए लड़ो, पढ़ाई करने को, खूब लड़ो पढ़ाई करने को, और पढ़ो समाज बदलने को। क्योंकि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमें पढ़ने लिखने समझने का मौका मिला है तो हम इसे सोसाइटी को रिटर्न करें। जिस जैसे भी कर सकते हैं हमें ज़रूर रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा कोई प्रिविलेज नहीं था कि मैं पढ़ पाई, या मैं बहुत टैलेंटेड नहीं थी कि मैं पढ़ पा रही हूँ। ये सोसाइटी का ही कंट्रीब्यूशन है कि मैं पढ़ पा रही हूँ। और मैं सोसाइटी को ही अगर जब तक मैं लौटा के ना दूँ या वहाँ तक ना जाऊँ
तो ये मेरा बहुत इनजस्टिस है इस तरीके का, और सभी को ये कंट्रीब्यूशन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि मेरी बात हो गई, पूरी हो चुकी है, और मैं कुछ सवाल अगर यहाँ पे है तो मैं देखती हूँ। नहीं, शोषण को ही किस्मत का नाम दिया गया है। हाँ, शोषण को ही किस्मत का नाम, शोषण को किस्मत का नाम तो देते ही हैं आप। ये किस्मत का और भगवान का और धर्म का बड़ा दिक्कत है। मैं धर्म के नाम पर महिलाओं, धर्म, रिलीजन के बारे में अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है जो महिलाओं के साथ जस्टिफाई कर पाया हो। रिलीजन जो है किसी भी औरत के साथ, किसी भी महिला के साथ, क्योंकि आप ये समझिए ना कि रिलीजन, धर्म कौन लिखा है? पंडित या फिर किसी भी धर्म के लिखने वाले राइटर, ऑथर, और उसके गुरु कौन है? मर्द हैं, सिंपल। किसी महिला ने कि कभी सुना है कि किसी महिला पंडित ने या महिला जो प्रोफेट हैं या फिर महिला जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन्होंने कोई धर्म ग्रंथ लिखा है? वो तो अशुद्ध रही हैं हमेशा से। महिलाएं तो अशुद्ध मानी जाती हैं, वो तो ग्रंथ लिख ही नहीं सकती हैं। महिला के गर्भ से पैदा होने वाला पुरुष शुद्ध हो जाता है और महिला उसी धर्म के लिहाज से अशुद्ध हो जाती है। तो धर्म तो ये कहता है औरतों के बारे में। तो जब धर्म औरतों ने लिखा ही नहीं कभी, या औरतों का द्वारा लिखा ही नहीं गया है, तो धर्म पुरुषवादी होगा ही। वो पुरुषों के ही बारे में बात करेगा, पुरुषों को ही प्रोटेक्ट करेगा। कोई धर्म का जो किताब है वो अगर औरतों ने लिखा है तो बताइए आप, एक भी आपको नहीं समझ में आएगा, एक भी उदाहरण नहीं समझ में आएगा, है ही नहीं तो आज भी इतने साल हो जाने के बाद भी मंदिरों में महिलाओं को जाने और उनके मेंस्ट्रुएशन को अशुद्ध और ना अशुद्ध की डिबेट में ही देखा जाता क्या? और अगर आप धर्म की बात करते हैं, धर्म को अगर, चलिए आप धार्मिक है, मैं तो ना, मतलब धर्म में मुझे बिलीव नहीं है, लेकिन चलिए किसी को अगर धर्म में बिलीव है, ठीक है, तो मुझे ये बताइए भाई साहब, ये धर्म का किस चैप्टर में ये लिखा है कि मॉब लिंचिंग करो, अहिंसा करो? धर्म का कौन सा ऐसा किताब है जिस पेज में ये लिखा है कि मॉब लिंचिंग या एक धर्म के नाम पे दूसरे धर्म को मार देना चाहिए और मारते मारते मार देना चाहिए? ये कौन सा धर्म कहता है? आप अगर ये काम मॉब लिंचिंग धर्म के नाम पे करने वाले, धर्म के आड़ में मॉब लिंचिंग शोषण करने वाले लोग सबसे बड़ा अधार्मिक माने जाएंगे। अगर धर्म के निगाह से भी देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा अधार्मिक कोई नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा अशुद्ध कोई नहीं हो सकता जिसने उनके हिसाब से धर्म जैसे शुद्ध किताब को अशुद्ध करने का काम किया। उन्हें तो अगर सच में भगवान और अल्लाह और ईश्वर ये सब हैं, अगर होंगे, आ जाएं, तो सबसे पहले उन्हीं को पनिश करेंगे कि भाई तुम कर क्या रहे हो। तो धर्म अभी देखिए पीपीई किट की ज़रूरत है, हमारे डॉक्टर बार बार बोल रहे हैं कि हमें चाहिए। अब उनकी ज़रूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को हमें सुनना नहीं है, हमें उनकी प्रबंध करनी नहीं है सरकार को, तो वो भगवान हो गए। अरे भगवान नहीं, वो इंसान, उनकी जान बचाओ, उनकी जान बचाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और धर्म, आप जितना हिंदू धर्म के बारे में कहती, मैंने अभी मैं ये चीज़ें, एक चीज़ मैं यहाँ पे, हाँ, जब आप ये कहते हैं कि इस्लाम के बारे में आप क्यों नहीं कहते हैं, सबसे पहले दो चीज़ें क्लियर हैं। धर्म के बारे में जब भी बात करती हूँ मैं, तो सारे धर्म के बारे में बात करती हूँ। और चूँकि मैं एक हिंदू धर्म से हूँ तो मैं उसके अनुभव है मेरे पास, और इसलिए मैं उसको और अच्छे से समझ पाती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं और भी धर्मों को मैंने पढ़ा, मुझे समझना था कि कोई एक धर्म तो होगा जो जस्टिफाई कर रहा होगा औरतों के हित में, तो उन धर्मों को भी मैंने पढ़ा। और मुझे लगता है कि चाहे कोई भी धर्म हो, इस्लाम हो या क्रिश्चियन हो, जैन हो, कोई भी धर्म हो, वो किसी भी औरत के साथ न्याय नहीं कर पाया। और औरतों को संदर्भ में रखते हुए ना कोई धर्म ग्रंथ लिखा गया है। तो ये तो मैंने कोई भी आदमी इस बात को नहीं कह सकता है कि धर्म जो है किसी के साथ, खास करके महिलाओं के साथ न्याय कर पाया। तो हाँ,
एक क्वेश्चन है कि पुत्रवती भवः वाला जो एक कॉन्सेप्ट है जब लड़कियों को शादी के समय में दिया जाता है, बिल्कुल मैंने कहा ना कि नारीवादी और विचारधारा या फिर समानता को समझने के लिए या समानता पसंद चीज़ समाज को चाहने वाले लोगों के लिए जो ये एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ने और समझने के लिए किताब से तर्क लिया जा सकता है, उसका सहारा कि हाँ हम इसके कई सारे और उदाहरण या आपके आंदोलनों को मजबूत करने के लिए कई सारे आपके सामने मॉडल आ सकते हैं। लेकिन इसकी जो पहली जो खटकता है दिमाग में वो हमारे लाइफ स्टाइल में जो हमारे साथ हो रहा है, हम जो आसपास अपने घर के महिलाओं को और पुरुषों को जो देखते हैं, उनके जो व्यवहार हैं, उनसे ही हम देख पाते हैं कि किस तरीके से और किस हद तक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में है। और इसको समझने के लिए बहुत बड़ी बड़ी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग को खोल के रखने की ज़रूरत है। ठीक है। और बाकी मुझे ठीक है, फिर इसी के साथ मैं समझती हूँ कि हम लोग का बात ख़त्म हुआ है, ख़त्म करते हैं। और एक चीज़ और कि महिलाओं को संगठन में, कैंपस में, सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी के लिए हमें प्रेरित करनी चाहिए और हमें उनको जोड़ने या अपने आप को भी सजग और सतर्क रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बिना ये लड़ाई मुमकिन नहीं है और ये बहुत ही माइन्यूट लेवल पे ये स्ट्रगल है और इसको समझना और साइकोलॉजिकली मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ और एक स्लोगन जो हमेशा फेवरेट रहा है कि तोड़ के रख दो वो समाज, नारी जिसमें बंधी है आज। इनकलाब जिंदाबाद। आप तमाम साथियों को एक बार फिर से क्रांतिकारी लाल सलाम। थैंक यू सो मच।